नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लक्स क्लासेस बालोतरा में आप सभी का स्वागत है। और अपन सेवन्थ क्लास के बारे में जो आपकी भूगोल पुस्तक है उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। और अपन ने आपके 5वें अध्ययन का जो आपका 5वां अध्याय है उसका अध्ययन कर लिया था। और आज अपन आपके 6ठे अध्याय जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति है वन्य जीव, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो देखो, सीधा शुरू ही करता हूँ मैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी सभी क्लासें जो आपके अगले सत्र की जो 2023-24 है उसकी सारी वीडियो यहाँ पे उपलब्ध होने वाली है, टू ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो आप अपने पाठ का नाम देख लेते हैं। अपने पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति है वन्य जीव। अब इन चीज को मतलब की है, ये पाठ में आप की चीज पढ़ा। तो प्राकृतिक को मतलब है ऐसी वस्तुएं जो अपने आप बनी हो उसको प्राकृतिक कहते हैं। चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे आपका मैदान हो, चाहे आपका कुछ और चीज़ जो हो, जो आपके अपने आप बनी हो, जिसको मानव ने नहीं बनाया हो, वो चीज़ आपकी प्राकृतिक है। और वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधे, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो अपने आप बने हो और उसके अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके बारे में अपन इस पाठ के अंदर समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिर्फ पुस्तक को निकाल करके सामने बैठना है, एक पेन लेना है, मैं जो चीज़ें बताऊँ उनको अंडरलाइन करना है और साथ ही साथ समझते रहना है। चलो शुरू कर लेते हैं अपने अध्याय को। देखो, सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। उत्साही का मतलब है जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसको उत्साहित बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे साथ साथ में लिख भी देता हूँ ताकि आपके शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। जानने की इच्छा रखना, जानने, कुछ भी जानने की इच्छा रखने वाला। जैसे घर पे आपके कोई बॉक्स आ गया हो जो बिल्कुल एकदम पैक किया हुआ हो गिफ्ट की तरह, तो आपके दिमाग में आप अंदर ही अंदर उत्साहित होंगे कि भाई साहब इसके अंदर क्या होगा। इस तरीके से वो अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। और आपका हिमाचल प्रदेश जो है उसके अंदर आपका एक टूरिज्म क्षेत्र है जिसका नाम है मनाली। तो मैं थोड़ा सा भारत का मैप यहाँ पे बना के आपको समझाने का प्रयास करूँ तो देखो, ये भारत का ऊपरी वाला हिस्सा है और उसके बाद में यहाँ पे आपका ये राजस्थान के आसपास और फिर यहाँ पे आपका गुजरात का हिस्सा है। तो थोड़ा सा ही ढंग से नहीं बना है, इसको वापस बनाने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से यहाँ ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका राजस्थान है, राजस्थान के पास में पंजाब हरियाणा और ऊपर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका मनाली है। ठीक है, मनाली घूमने का स्थान है और मनाली में ही आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है ना, मनाली में आपका हिमालय पर्वत है। तो उसे जब स्मरण था, मतलब स्मरण का मतलब है याद था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर चढ़ रही थी तो इस्तेला करती है प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूप को देखकर इतनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित, देखो क्या शब्द आया है, गिरिपाद में स्थित साल वृक्ष, गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो रहे थे तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली वनस्पतियां थी तथा शंक्वाकार वितान के लंबे लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वन थे। शंकुधारी का मतलब क्या होता है, ऐसे वृक्ष जिनकी पतली नुकीली पत्तियां होती है और लंबे लंबे दिखाई देते हैं, उनके तने बहुत लंबे होते हैं, उनको शंक्वाकार कहते हैं। और लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया जो रोडोडेड्रॉन के नाम से जाने जाते थे। और मनाली से आगे रोहतांग दर्रा भी था और रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास है और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इधर बताने का काम करूँगा इस चीज़ को यहाँ पे। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या गिरिपाद, यानी आपका गिरिपाद क्या होता है। आपको गिरिपाद देखना, तो देखो गिरिपाद क्या होता है। गिरिपाद का मतलब होता है ये आपका पहाड़ है, इस तरीके से आपके पहाड़ बने होते हैं।
तो पहाड़ी इलाके के जस्ट यहाँ पे भूमि है, ये आपकी यहाँ पे भूमि होगी, और इसके यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे ना, इसके जस्ट पास में, इसको बोलते हैं गिरिपाद। ठीक है, और गिरिपाद के अंदर आपके जो वृक्ष थे वो कौन कौन से थे? तो गिरिपाद के अंदर आपके जो वृक्ष उगते हैं पहाड़ के, वो होते हैं साल के वृक्ष, और दूसरे होते हैं सागवान। ठीक है, उसके बाद में आगे देखें, जैसे जैसे आप इसके ऊपर चढ़ोगे, जैसे ये एक पहाड़ है, अब इस पहाड़ के ऊपर ये इस तरीके का बड़ा पहाड़, ठीक है, आधार चौड़ा होता है और शिखर छोटा होता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे, तो पेड़ों की संख्या में थोड़ा परिवर्तन आएगा। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं यू यहाँ पे नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे जो आपको वृक्ष मिलेंगे वो मिलेंगे शंकुधारी वन। कौन से वृक्ष मिलेंगे? शंकुधारी वन, शंकुधारी वन। तो पर्वतों पर पाए जाने वन वन है वो आपके कौन से वन कहलाते हैं? शंकुधारी वन कहलाते हैं। और इनकी आकृति जो होती है आपके इस तरीके की होती है, एक शंकु टाइप इस तरीके से बने हुए होते हैं। जैसे आपके क्रिसमस ट्री वाला जो पेड़ देखा है ना आपने, इस तरीके के होते हैं ना, इस तरीके का आपको दिखाई देते हैं। और उसके बाद में रोहतांग दर्रा एक शब्द आया है कि भाई रोहतांग दर्रा क्या चीज है। तो देखो, दर्रे का मतलब क्या होता है? तो दर्रे का मतलब होता है आपके एक तरह की खाई, जो आपके गुफा कह सकते हैं। दर्रे का मतलब, दर्रे का मतलब आप गुफा से समझ सकते हैं। देखो मैं आपको दर्रे का मतलब समझाता हूँ। इधर देखो, ये आपका एक पहाड़ है, ठीक है। अब इस पहाड़ में से इस पीछे से यहाँ तक आना है, तो इस पहाड़ को खोद के आना पड़ेगा। तो खोदेंगे तो एक इस तरीके से गुफा बन जाएगी, और ये जो गुफा इस पहाड़ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, वो आपकी कहलाती है दर्रा। वो क्या कहलाती है? दर्रा। तो दो चीज मैं आपको बताऊंगा, एक तो बताऊंगा दर्रा कैसा दिखता है, एक शंकुधारी वन। ठीक है ना, शंकुधारी वन। तो इन चीजों को अपन देखते हैं आपके गूगल पे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो गूगल पे मैं बता देता हूँ आपको कि ये वृक्ष आपके कैसे दिखते हैं। तो देखो, अपन बात करेंगे आपके गूगल के ऊपर। ठीक है, हम्म। देखो, इस तरीके के जो पहाड़ के रास्ते बने होते हैं, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बने होते हैं, उनको कहा जाता है दर्रा। जैसे कि ये आपके इस पिक के अंदर दिख रहा है, भारत के खैबर दर्रा दिख रहा है। जैसे ये आपको दिख रहा है, शायद मैप के अंदर बिल्कुल दिख रहा होगा। मैं इसको दूसरी जगह ओपन कर लेता हूँ। ये दिख रहा है। ये देखो, यहाँ से ये गाड़ी आ रही है इस तरफ से, और यहाँ इसके अंदर जा रही है। इसको बोला जाता है आपका दर्रा। ठीक है ना, इसको दर्रा बोला जाता है। और इसके बाद में अपने को क्या देखना था? इसके बाद में अपने को देखना था शंकुधारी वन। शंकुधारी वन। देखो, शंकुधारी वन जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? बिल्कुल ये आपकी पिक में आगे देखो, ये शंकुधारी वन की तरह दिखाई देते हैं या नहीं देते? जो मतलब बिल्कुल एक प्रकार के शंकु आकार होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। जैसे ये देख लो, ठीक है, यहाँ पे ये आपको जो वन दिख रहे हैं ये बिल्कुल आपकी शंकुधारी वन है। ठीक है ना, तो ये आपकी शंकुधारी वन है। नेक्स्ट अपन चल लेते हैं अपने पार्ट के ऊपर, और अब जो है आगे इसको पढ़ते हैं। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई या वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। अब देखो, पेड़ पौधे जो हैं, इन पेड़ पौधों के अंदर जो वृद्धि होती है, देखो, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। और इसके अलावा इनके लिए ढाल भी जरूरी है, और मिट्टी की परत एवं मोटाई के कारकों पर भी निर्भर करती है। तो देखो, कोई भी पेड़ पौधा है अगर वो बढ़ेगा नहीं,
क्यों, किस कारण से नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसको उचित मात्रा में तापमान नहीं मिल रहा है। नमी, और नमी का मतलब ये है कि उचित वातावरण होना जरूरी है। अगर गर्म हवा चल रही है तो पेड़ पौधा जल्दी जल जाएगा, ठीक है ना। नमी होनी बहुत ज़रूरी है। जो हवा चल रही है उस हवा के अंदर नमी की बहुत नमी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, वनस्पति जो है उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो पहला आपका तापमान है, दूसरा आपका नमी है, तीसरा आपका ढाल है, चौथा आपका मिट्टी है, पांचवा आपका मोटाई है, ठीक है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति सघनता एवं प्रकारों में विभिन्न परिवर्तन होता है। देखो इसमें अलग अलग परिवर्तन होता है, ठीक है ना। आगे बात करें, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये जो आपकी वनस्पति की श्रेणी है, ये जो आपका प्राकृतिक वनस्पति है, इसको अलग अलग तीन भागों में बांटा जाता, ठीक है ना। ये जो आपकी वनस्पति है, इस वनस्पति को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसको कहा जाता है, सबसे पहला जो है इसको बोला जाता है वन। इसको क्या कहते हैं? इसको वन कहते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वृक्षा वाले क्षेत्र, देखो, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। देखो वन का मतलब क्या होता है? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है, इस प्राकृतिक वनस्पति को तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। तीन भागों में बांटा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? एक तो होता है वन। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है? पहला जो होता है उसका मतलब होता है वन। अब सबसे मोटी बात यह है कि वन कहते किसे? वन का सीधा और सिंपल मतलब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें ये उगते हैं। और ये बिल्कुल खुले होते हैं, इनका कोई चारों तरफ ऐसी दीवार वगैरह नहीं होती, बिल्कुल खुले होते हैं। इन्हीं को कहते हैं वन, ठीक है। अब दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी में आपके आएंगे घास स्थल। दूसरी श्रेणी में कौन आएगा? दूसरी श्रेणी के अंदर आपके आएगा घास स्थल, ठीक है ना। दूसरी श्रेणी में आपका देखो घास स्थल है, और तीसरे में आपका देखो, तो दूसरे नंबर पे जो है वो आपका घास स्थल है, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के उग जाता है। देखो घास के लिए ज़्यादा कोई बारिश की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद में आपका है कांटेदार झाड़ियाँ। क्या चीज़ है? कांटेदार झाड़ियाँ। तो कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी, और उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इस ध्रुवीय प्रदेश के अंदर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी जो बर्फीले इलाके, ठंडे इलाके, इनके अंदर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और जो रेगिस्तानी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाकों के अंदर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। और जो आर्द्र प्रदेश हैं, यानी थोड़े ठंडे प्रदेश हैं, इनके अंदर उष्ण कटिबंध दृढ़ काष्ठ वन पाए जाते हैं। तो तीन चीज ध्यान रखना है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, तीन चीजें ध्यान रखनी है। देखो पहली चीज ये है कि उपध्रुवीय प्रदेश है जहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में रेगिस्तानी वन है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। और उसके बाद में आर्द्र प्रदेश है, वहाँ पे घने उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन पाए जाते हैं। तीनों को मेरी सामान्य भाषा में समझ लो कि भाई जगह ध्रुवीय प्रदेश है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला जगह क्षेत्र है, वो में तो मिले अपने शंकुधारी वन। और जगह रेगिस्तानी इलाका है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर बात करा तो पश्चिमी राजस्थान जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बट जितना ही वन है बेहंग कांटाड़ा वन है। अब बे कांटाड़ा किया है तो वो एक अलग टॉपिक है, बो वन और कांटा क्यों है, तो वो थोड़ा अलग टॉपिक है। क्योंकि ई क्षेत्र में बारिश बहुत कम हुआ है, तो बापड़ा कांटा ही होसी और कहीं होसी, वैसे इसका अलग टॉपिक होगा। जैसे वनस्पति में और कहीं आगे आया तो मैं इसको बताऊंगा आपके। और उसके बाद में है आर्द्र क्षेत्र, यानी न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडे, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन, यानी मजबूत लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं। इससे पहले आपके एक शब्द आया महाद्वीप। मैंने एक बात बताओ रे, महाद्वीप कितना है? छठी क्लास में थे, पढ़ा हो ये शायद, छठे यहाँ थे, 8वें या छठे अध्याय के अंदर है आपके महाद्वीप। तो देखो सबसे पहले महाद्वीप मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। देखो हैंगो पहला ऑस्ट्रेलिया सब पहला महाद्वीप याद रखो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पास ध्यान याद रखना है,
एशिया, ठीक है। एशिया के बाद में थे, याद रखो, यूरोप, और यूरोप के बाद में थे, याद रखो, अफ्रीका, ठीक है। और छः, चार हो गए। 5 नंबर पे आप याद रखो उत्तरी अमेरिका, और 6 नंबर पे तुम याद रखो दक्षिणी अमेरिका, और 7 नंबर पे तुम याद रखो अंटार्कटिक। कौन सा? अंटार्कटिक महाद्वीप। तो आपके 7 महाद्वीप है, इनको आप याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको ये जो वन पाए जाते हैं वो सारे आपको समझा दिए। नेक्स्ट अपन जानकारी देखते हैं। तो ये थोड़ी मैंने पहले क्लास ली थी उसका है, तो मैं थोड़ी ये डिटेल साफ कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुए। हाँ भाई, देखो, इधर ध्यान दो। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। देखो, ध्यान रखना, प्राकृतिक जगह वनस्पति है, इनमें बदलाव को मुख्य कारण की है। तो इनमें बदलाव को मुख्य कारण जो है वो है आपका प्राकृतिक वनस्पति में जो बदलाव है उसका मुख्य कारण है जलवायु में परिवर्तन। अब जहाँ गर्म जलवायु होंगे तो वहाँ पे उसी के अनुरूप आपके पेड़ पौधे होंगे। आइए हम विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों उनके गुण हैं, वहाँ के प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन वन की बात करेंगे। तो ये आपका वन यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ। अब वन होता क्या है? तो वन बिल्कुल खुले वातावरण में होने वाले जो प्राकृतिक वनस्पति वन होती है। अब वनों के अंदर आपका पहला भाग है जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब दोनों को समझो। उष्णकटिबंधीय का मतलब ये हुआ कि ऐसे वन जो आपके गर्म प्रदेश में होते हो, गर्म क्षेत्र, ठीक है। और सदाबहार का मतलब है हमेशा हरे भरे। दोनों का मतलब समझो। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय का मतलब हुआ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गर्मी पड़ती हो, वो तो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय वन। और सदाबहार का मतलब होता है ऐसे वन जिनके जो पत्तियां हैं वो कभी गिरती नहीं है, वो हमेशा हरी भरी रहती है, इसलिए उनको कहा जाता है सदाबहार वन, ठीक है ना। अब इनको समझते हैं। अब ये जो आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय जो आपके सदाबहार वन है इनको वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र 6.3 के अंदर आपको दिखाए गए ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ध्यान रखना, ये गर्म भी होते हैं, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए इन पेड़ों की पत्तियां कभी पूरी तरीके से झड़ती नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष, दृढ़ काष्ठ वृक्ष का मतलब है, दृढ़ का मतलब मजबूत, जिनकी लकड़ी मजबूत, और काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी। जैसे रोजवुड, आम्ब आम्ब नुस और महोगनी, ये आपके कुछ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और जैसे कि आपको यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिख रहे हैं। सदाबहार का मतलब क्या हुआ? ये आपका सदाबहार वन है। सदा बहार, सदाबहार वन, ये आपके सदाबहार वन है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। उसके बाद में देखो, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। अब आपका जो ब्राजील है, ब्राजील के सदाबहार वन इतने विशाल और इतनी बड़ी जगह पर फैले हुए हैं कि इनको धरती के अर्थात पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो देखते हैं आपकी पृथ्वी के फेफड़े कैसे हैं। तो वापस चलते हैं अपन गूगल के ऊपर और गूगल में जाके अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ब्राजील।